अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलविस मुल्जिमान, उसके मनसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और अब हुकूमत ने अस्करी मकामात पर हमले के मुकदमात फौजी अदालत में चलाने का फैसला कर लिया है। अहम बात यह कि इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना 9 मई के मुजरिमों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने का फैसला कर चुकी है, जबकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में यह वाजे किया है कि सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालत में चलाए जाएंगे। अहम बात यह कि इमरान खान अब तक 7,500 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा कर चुके हैं और उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की भी मुखालफत की है, मगर कल आर्मी चीफ ने अपने दौरे लाहौर पर यह बताया कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की ताकत इसके अवाम है, फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है, ऐसा अमल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमती ज़राए के हवाले से आज ये खबर सामने आई है कि वजारत दिफा ने इब्तदाई तौर पर 5 फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी है। 3 फौजी अदालतें रावलपिंडी और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ दी गई है, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज रैली से खिताब में कहा है कि नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जाएंगी, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। कोई फौजी कोर्स नई नहीं बनाई जा रही, ऑलरेडी इस वक्त जो है कानून मौजूद है, कोर्स मौजूद हैं और वो पिछले 75 साल में लगातार जो है काम कर रही हैं। उनमें 2 अपीलों का बल्कि 3 अपीलों का हक है आर्मी चीफ के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम खुदा न खास्ता किसी के बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। जो लोग जिनकी फुटेज मौजूद है, जिनके चेहरे मौजूद हैं, जिनकी शनाख्त मौजूद है कि वो इन तनसीबात पे हमला कर रहे हैं, उन पे मुकदमा जो है इन अदालतों के अंदर चलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने की बात कर रहे थे, जबकि कल नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी 9 मई के वाकयात के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की हिमायत की थी। हम इन मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तमाम हुकूमती पार्टीज ऑन बोर्ड हैं कि जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस बिलखसूस वहां पर जाके हमला किया, उसको जलाया, उनके मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत ही सुने जाएंगे, और क्या इसके लिए कोई नई अदालतें बनाई जाएंगी या जो एग्जिस्टिंग अदालतें हैं उनमें ही सुनाया जाएगा केस? शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये जो मुकदमात हैं इनके लिए कोई खसूसी, इम्तियाजी या ड्रैकोनियन सेटअप नहीं कायम किया जा रहा। ये जो जराइम 9 मई को किए गए, इनकी नौयत 2 तरह की है। कुछ वो जराइम हैं जो बलवागीरों ने जो आर्सन किया या जो मुल्क के अंदर तोड़ फोड़, आग लगाने का काम किया, कुछ तो सिविल तनसीबात के ऊपर किया गया, और कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं कि जो फौजी तनसीबात के ऊपर की गई। और जब भी कोई फौजी तनसीबात पे ऐसी कार्रवाई करता है तो उसके लिए आर्मी एक्ट के तहत कवानीन मौजूद हैं। तो लिहाजा ये इशू जुरिस्डिक्शन का है। जो भी फौज की जुरिस्डिक्शन में फौज की तनसीबात पर हमला हुआ है, उसके लिए मुल्क का कानून आर्मी एक्ट के तहत फौज को इख्तियार देता है कि वो अपनी कोर्ट्स में उसके मुकदमे चलाए। लेकिन जैसे वजीर दिफा ने कहा है कि ये कोई ड्रैकोनियन सिस्टम नहीं है, इसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं और इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इसके ऊपर एक सिविल ओवरसाइट है। तो लिहाजा किसी भी लिहाज से ये कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा जो इम्तियाजी हो। जो जुरिस्डिक्शन है, जो फौज की जुरिस्डिक्शन में मैं इसकी जरा बात करता हूँ कि जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, जो जुरिस्डिक्शन वाली बात है, इंसाफ के तकाजे किस तक पूरे होते हैं, इस पे आने से पहले मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान में सिविल कोर्ट्स हैं, इवन जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वहां पे क्यों नहीं चलाए जा रहे? ये क्यों फैसला किया गया है कि आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी? शहजाद, जो मिसाल के तौर पे मेट्रो बस जलाया गया, जो स्कूल जलाए गए, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाया गया, जो प्राइवेट सिटीजन्स की प्रॉपर्टीज को जलाया गया, इन सब के मुकदमात
एंटी टेररिज्म के लॉज के तहत दहशतगर्दी की अदालतों में चलेंगे। लेकिन जहां पर मिलिट्री एयर बेस के ऊपर एयरफोर्स की बेस पे हमला किया गया, लाहौर चौनी में जिना हाउस को जलाया गया, या इसी तरह मजीद मिलिट्री के टारगेट्स को हमला किया गया, तो वहां पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, ये प्रोविजन कहां पर मौजूद है? क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ आर्मी एक्ट्स के हवाले से टीवी चैनल्स पे बहस हो रही है। कोई बात कर रहा है 2015 में जो 21वीं तरमीम आई थी और उस वक्त आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया था, कोई उसकी मिसाल देता है, लेकिन वो 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड हुआ, लेकिन वो 2019 में खत्म हो चुका है। कोई 1977 की मिसाल दे रहा है, वहां पे उस वक्त आपको पता है एक कू था और मिलिट्री को कॉल किया गया था इन एड ऑफ सिविलियन पावर। इसके अलावा कहां पे है ज्यूरिसडिक्शन, ये बताइएगा जरा, कि सिविल शख्स भी अगर हमला करता है आर्मी मकामात पर, आर्मी के मकामात पर, इंस्टॉलेशंस पे, तो फिर मुकदमा जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। जी, इसके ऊपर तो शहजाद कई माहिरीन कवानीन और ऐसे भी माहिरीन कानून के जिनकी हमदर्दी पीटीआई के साथ है, वो भी ये कह चुके हैं कि जो फौजी तनसीबात पे हमले होते हैं उसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और जो भी कोई सिविल चीज़ों के ऊपर या सिविल तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने हमला किया, वो गिरफ्त में आएगा एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत। नहीं, आपके इत्तेहादी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF से ताल्लुक़ है, वकील हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो जो लीगल बॉडी है वो भी कह रही है कि लीगल कवर कहाँ से हासिल होगा अगर सिविलियन का आप ट्रायल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में? शायद नहीं, देखिए इसमें शायद उनको ये मिसकंसेप्शन होगी कि तमाम लोगों का ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर होगा। आर्मी कोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों का ट्रायल होगा जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पे, एयरफोर्स की तनसीबात पे हमला किया है। जो मिलिट्री की तनसीबात हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आर्मी एक्ट ये प्रोविजन देता है कि वो जुर्म जो है वो आर्मी कोर्ट के दायरे में आता है और उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील और ओवरसाइट का हक मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो किसी ने मेट्रो बस जलाई, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसें जलाई, वो दहशतगर्दी की अदालतों में उनके मुकदमे चलेंगे, तो इसमें कोई ऐसी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है। कह रहा हूं क्योंकि अब ये हुकूमत को ये बताना पड़ेगा ना वाज़े तौर पे, क्योंकि आप ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये बताना पड़ेगा कि कहां पे आईनी तौर पे इसकी गुंजाइश है, क्योंकि जो मैंने कानून देखा है इसका वो बड़ा स्पेसिफिक है, वो 2 चीजों पे बात करता है खास तौर पे। मैं इसको बता दूं आपको, मैं तो लॉयर नहीं हूं, लेकिन जो मेरी मालूमात है 1952 का ये कानून है जो 1952 से मौजूद है और पाकिस्तान में हमेशा से ये मौजूद रहा है। इसके लिए कोई नई डिस्पेंसेशन नहीं की जा रही। जाहिर बात है कि अगर आप मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में जाके आर्मी की तनसीबात पे हमलावर होंगे तो उनको जो कैंटोनमेंट के जिस तरह अपने कवानीन होते हैं, इसी तरह आर्मी की जो जुरिसडिक्शंस है जहां पर उनके एसेट्स हैं उसके लिए आर्मी के कवानीन लागू होंगे। लेकिन क्या सिविलियंस के ऊपर भी उसका इतलाक होता है? जुरिसडिक्शन में करते हैं तो वहां पर सिविल कवानीन आप पर इतलाक करेंगे। देखिए, सिविलियंस का इतलाक होता है या नहीं, इस पर सवाल है। और 2 चीजें, बुनियादी चीजें, एक तो सेड्यूसिंग ऑफिसर्स फ्रॉम देयर ड्यूटी, यानी कि बगावत के लिए उकसाना, या अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है जिसमें स्पियोनाज जैसे मामला आते हैं, या कोई आपने सीक्रेट रिवील कर दिया है, स्टेट सीक्रेट या आर्मी का सीक्रेट कोई रिवील कर दिया, ये बुनियादी तौर पे चीजें आती हैं। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें क्या इस चीज को भी शामिल किया जा सकता है कि किसी सिविलियन ने जाकर आर्मी तनसीबात पे हमला किया तो उसको भी शामिल किया जाएगा? इस पर सवाल है। आपको बताऊं, आप पिछले 6 महीने से इमरान खान साहब की तकारीर का तसलसल देखें तो वो मुसलसल एक बहुत ही घिनौना और खतरनाक खेल खेल रहे थे। वो जहां एक तरफ आर्मी के अंदर उनको डिसओबीडियंस की तलकीन कर रहे थे और आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा करने की बातें कर रहे थे, इसके साथ साथ वो अपने हमायतियों की जहन साजी कर रहे थे जिसमें वो फौज के खिलाफ नफरत भर रहे थे। और 9 मई को जो इकदाम हमने देखा या जो हरकत देखी हैं, इसके पीछे वही जहन साजी है कि जो इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ नफरत अपने हमायतियों के अंदर डाली। और आज आप देखिए कि वो लोग जो बेचारे उनके वर्कर्स उनके प्रोपेगेंडे से मुतासर होके ये जराइम कर बैठे हैं, उनका इमरान खान साहब को पता भी नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है। इमरान खान साहब अपनी मन मौजी के अंदर बैठे हैं और अपना वो 2 परचम रख के रोजाना एक भाषण कौम को सुना देते हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। और जैसा कि अमेरिका ने जब 9/11 का उस पर हमला हुआ था तो एक वेकअप कॉल थी, पाकिस्तान के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि हमारे अंदर से एक ऐसी जमात खुद को जो डेमोक्रेटिक कहती थी
उसने एक ना सिर्फ फैशिस्ट बल्कि वो कार्रवाइयां की जो साहब टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं। फॉर द मोमेंट अगर एक मिनट बात कर लेने दीजिए, एक मिनट शहजाद, एक मिनट, अगर ज़ियारत की रेजिडेंसी कोई जलाए तो उसे आप दहशतगर्द कहते हैं। लाहौर में अगर पंजाब के अंदर कोई जिना हाउस जलाए तो उसे आप सियासी एहतजाज कहते हैं। अगर कोई 2009 में GHQ पे हमला करे तो वो आप टेररिस्ट कहते हैं। आज अगर GHQ के ऊपर कोई जॉगर और जीन पहन के PTI का झंडा पकड़ के हमला करे, आप उसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कहते हैं। स्वात के अंदर अगर तालिबान स्कूलों को आग लगाएं तो वो दहशतगर्द है। जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा PTI स्कूलों को आग लगाए तो वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। नहीं एहसन साहब, किसी सूरत में भी जलाओ घेराव करना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। जो आपने इमरान खान साहब के बयानात के हवाले से बात की उस पर हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो लीगल मामला है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि देखिए हमारी अदालतों में इस वक्त बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन जब आप मामला मिलिट्री कोर्ट में लेके जाते हैं, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करते हैं, तो वहां पे भी मसाइल है ना। एक तो पब्लिक हियरिंग नहीं होती, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के सवाल उठते हैं, इंडिपेंडेंस कितनी है, इंपार्शियलिटी कितनी है, ये सब सवाल उठते हैं। आपने कहा अपील का हक है, अपील का हक नहीं होता। रिट पिटिशन कर सकते हैं जो कि मुख्तलिफ है, अपील में आप एविडेंसेस देख सकते हैं, तो हाई कोर्ट में अपील भी नहीं है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आप इंसानी जो बुनियादी हकूक हैं जो आर्टिकल 10A के तहत मिलने चाहिए वो मिलते हैं आर्मी एक्ट में? हम तो शहजाद वो बात कर रहे हैं कि जो इस मुल्क में प्रैक्टिस हो चुकी है। पहली बात यह है कि जो कलभूषण यादव है, इसका जो केस चला जिनीवा में, वहां पर हमने ये बात ऑफिशियली स्टेट की है कि हमारा जो आर्मी एक्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट की अपील का हक मौजूद है। दूसरी बात यह कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ फैसले थे उनको सेट असाइड किया है, इसकी नज़ीर मौजूद है, तो वो एक मुकम्मल ओवरसाइट का हक है। और जो वहां पर सफाई का हक है वो उनको अपना वकील मुकर्रर करने का हक होता है जिनके खिलाफ केस चलता है। और जैसे मैं फिर ये दोहराऊंगा, मैंने कहा और वजीर दिफा ने भी कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आपको अपील का हक मिलेगा, आप उस फैसलों के खिलाफ पहले वेरी क्लियर ऑन दिस, डाउन करें, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील का हक नहीं है, कोर्ट जा सकते हैं, अपील का हक नहीं है, रिट पिटिशन आप कर सकते हैं। और जो सेट असाइड किए गए हैं वो भी अपील में नहीं किए गए, रिट पिटिशन के जरिए किए गए हैं। और आपने प्रैक्टिस की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की साहब, ये जरा सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है टू कैरी आउट ओवरसाइट ऑफ आर्मी कोर्ट डिसीजंस। ये मुल्क के अंदर हुआ है और ये हक है कि जिनको भी सजा होगी वो, या अगर हुई तो वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चाहे अपील करें चाहे रिट पिटिशन करें, हाई कोर्ट उसके ऊपर अपील या उसका रिव्यू कर सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसा जालमाना इकदाम नहीं। और दूसरी बात आपको मैं ये कहूँगा कि देखिए, अमेरिका के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ। क्या अमेरिका के वो कांग्रेसमैन जो हमें दर्श दे रहे हैं कि इमरान खान और PTI पे हाथ हौला रखें, अगर हम यहाँ से 60, 70, 100 पार्लियामेंटेरियन अमेरिका के सदर को खत लिखें कि जो कैपिटल हिल पे हमला करने वाले थे उन सबको छोड़ दें, उनका मुआवजा ना करें, तो क्या अमेरिका इसको तस्लीम करेगा? बरतानिया में जब खसूट हुई और आर्सन हुआ, डेविड कैमरॉन ने अदालतें लगाई रात को और लोगों को सजाएं दी। हम अगर बरतानिया से कहें कि जिन लोगों ने बरतानिया में आर्सन किया, ऐसे साहब पॉइंट टेकन, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को तो नहीं डिक्टेट करेंगे हमें कैसे चलना है, लेकिन हमने खुद रिव्यू कर रहे हैं कि हम कहां पे जा रहे हैं। क्योंकि 2015 में भी जो 21वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि ये सिर्फ हार्ड कोर दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्द भी नहीं, हार्ड कोर, बाकायदा स्क्रूटिनी कमेटी बताती थी जेट ब्लैक कौन है जिनके मुकदमा चल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे किसी प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बल्कि कल आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑलरेडी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा शुरू हो चुके हैं। और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने एब्सटेन किया था, वोट नहीं किया था। आज वो इसके हक में खड़े हुए हैं, जबकि उस वक्त बैकग्राउंड ये था कि APS पे हमला हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा था हर गुजरते दिन के साथ। उस वक्त भी मौलाना साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स को। और मैं आपको सुन लीजिए, देखिए गुजारिश ये है कि वो जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, उनके अंदर सनसेट क्लॉज थी और वो खत्म हो चुकी हैं। ये जो आर्मी कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेरी जहां तक मालूमात है 1952 से ये हमारे कानून का हिस्सा है। और ये वो रेगुलर कोर्ट्स हैं कि जो हमारे अंदर हमेशा कानून में मौजूद रही हैं। लिहाजा इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि इनको नई कोर्ट्स बनाई जा रही हैं जो इस मामले से निपटेंगी। जैसे मैंने कहा कि जब भी आर्मी की हदूद में कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, उसके लिए आर्मी के लॉज
बहुत कई सालों से पहले के बने हुए हैं, जो रूटीन के अंदर उन्हीं कोर्ट्स के अंदर वो तय होते हैं और उनके ऊपर फिर अपील का हक भी हासिल होता है, या आप कह रहे फर्क ये है कि उस वक्त नई कोर्ट्स होता है, बनाई गई थी होता है और अब नहीं बनाई जा रही है। लेकिन एक और बात जो कि पीएमएलएन को गौर करने की है, ये आपकी लेगेसी इस पर है, डिपेंड करती है। 1998 में आप लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, सिंध के हद तक वो उसको महदूद किया। इवन वॉल चौकिंग के हवाले से उस वक्त ये कहा था कि मुकदमा जो है वो आर्मी एक्ट के तहत चलेगा। ऑर्डिनेंस के जरिए वो पास किया था रफीक तारड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया था। 2015 में अमेंड करते हैं 21वीं तरमीम, आप आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स बनाते हैं, वो भी नून लीग का दौर था, आज भी नून लीग का दौर है। इससे पहले एहतसाब ब्यूरो भी आप लोगों ने बनाया था। आपको मोहसिन दावर साहब उस दिन बता रहे थे असेंबली में कि वो फैसले ना करें जो कि हर सियासतदान को बाद में जाके हॉन्ट करें। शहजाद, मैं फिर आपसे कहूंगा, कोई नई अदालतें नहीं बनाई जा रही। ये वही अदालतें हैं जो पाकिस्तान के कानून में आज से नहीं कई अशरों से, डेकेड से मौजूद हैं, और जिनका मकसद ये है कि अगर आर्मी तनकीबात और आर्मी की हदूद में कोई जराइम हो तो उनको आर्मी लॉज के तहत उन पर, चाहे वो सिविलियन करे चाहे वो फौजी करे, उस एरिया के अंदर अगर बहुत शुक्रिया। आप नई अदालतें नहीं बना रहे, उन्हीं कवानीन के तहत ये ट्रायल होगा जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं और लीगल कवर इसको हासिल है। एहसन इकबाल साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि तमाम जो केसेस जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री तनसीबात को, उनके मकामात को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नैयर साहब, आपकी क्या राय है, आपकी जमात की इस पर क्या राय है कि क्या मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए या एंटी टेररिज्म कोर्ट में और जो दूसरी सिविलियन अदालतें उनमें चलने चाहिए? देखें, गुजारिश ये है कि आर्मी एक्ट भी इस मुल्क का कानून है और कुछ स्पेशल कोर्ट्स तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा रही। जो एंटी टेररिस्ट का लॉ है वो भी एग्जिस्ट करता है और एक जो जनरल लॉ है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो आर्मी एक्ट इट्स स्पेशल लॉ और एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो भी स्पेशल लॉ है। तो ऑफेंसेस जो हैं जिस एक्ट के नीचे आते हैं ऑब्वियसली उसी के साथ ट्राई होंगे। ये जो मिसकंसेप्शन है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जा रही हैं, वो एक वन टाइम पे एक अमेंडमेंट भी हुई थी 2015 में, जब इशू हुआ था APC का, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और उसका सनसेट क्लॉज भी था उसका। लेकिन जो आर्मी एक्ट 1952 का है, इसमें जो सेक्शन 2 है वो बड़ी कैटेगोरिकली स्टेट करती है कि जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फोर्स इंस्टॉलेशन पे अगर हमले किए जाएंगे तो वो एक्यूज होंगे, वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होंगे। तो दिस इज स्पेशल लॉ जो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया नहीं जा रहा। जो ऑफेंस अगर किसी के खिलाफ एक्यूज हुआ है, एक्विजिशन है और अंदर वो आर्मी एक्ट उसकी जो डिफाइंड जो है उसके ऑफेंसेस उसमें फॉल करता है तो ऑब्वियसली उसके नीचे चलेगा। तो हम तो समझते हैं कि स्पेशल कोर्ट्स जो है मिलिट्री की कॉन्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, जो एक जमाने में 2015 में कॉन्स्टिट्यूट हुई। सही, लेकिन बाकी लॉ ऑफ द लैंड जो है दैट ऑपरेट। बट ये कितना बड़ा फर्क है कि स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई नहीं जा रही लेकिन केसेस जो है आर्मी एक्ट के तहत जो मौजूदा मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्हीं में सुना जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स हो नहीं बनाए या फिर जो ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें आर्मी एक्ट के तहत सुने, इसमें कितना बड़ा फर्क है? देखिए, बात है कि अगर तो ये जिस तरह ये प्रोविजन है उसकी कोर्ट मार्शल्स की जो है ना आर्मी एक्ट के नीचे, जो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जो कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी एक्ट के नीचे आई हुई है वो बड़ी वाज़ेह है। सिर्फ ओनली रीजन इज दिस कि एंटी टेररिज्म एक्ट का भी है कि जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होंगी, लेकिन ये एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अगर कोई हमला करता है तो उस पर वो आर्मी एक्ट लागू होता है। ये 1952 का कानून चला आ रहा है, ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन ये उस आर्मी एक्ट जो एप्लीकेबल है उसके बारे में सेक्शन 2 में बड़ी वाज़ेह बात है। अगर ऑफेंस कमिट होता है और जो अक्यूज्ड है he becomes subject of the Army Act, तो फिर ऑब्वियसली आर्मी एक्ट के नीचे जो कोर्ट्स एस्टैब्लिश है दे ऑलरेडी एग्जिस्ट,
वो कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं। द ओनली थिंग इज दिस कि वो कोर्ट्स हैं आर्म पर्सनल के लिए। और आप लोगों का जो पार्टी का भी इजलास हुआ उसमें बिलाल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी ने किसी ने मुखालफत की नहीं, इस बात की मुखालफत की नहीं, क्योंकि पहले जब मिलिट्री कोर्ट स्पेशल बनाए जा रहे थे तो उस वक्त रजा रब्बानी साहब ने कहा था कि मैं बड़े पार्टी की पोजीशन की वजह से ये कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और एक ये हमेशा आर्ग्यूमेंट रहा है कि जब भी किसी का ट्रायल हो तो पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वो इश्यूज यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे? देखिए, देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन जो अंडर द मार्शल लॉ स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं या अंडर दी जनरल लॉ बनाई जाती है, जैसे एक अमेंडमेंट करनी पड़ी थी एपीसी के बाद। अब आर्मी एक्ट इटसेल्फ इज अ लॉ विच एग्जिस्ट, ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं की जा रही, वो लॉ एग्जिस्ट करता है। इसमें बड़ी फाइन डिस्टिंक्शन है कि आर्मी एक्ट एप्लीकेबल किसको है। आर्मी एक्ट उनको जो उसके सब्जेक्ट्स है, एक जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, नेवल एक्ट भी, एयरफोर्स एक्ट भी है, उनका अपना एक रूल्स है, प्रोसीजर है, उनकी कोर्ट्स एस्टैब्लिश होती हैं, वो उनकी जो अक्यूज होता है उसको चार्ज होता है, ट्रायल होता है, सबके ट्रायल होता है। दैट्स ऑल एग्जिस्ट अंडर द आर्मी एक्ट। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कोई बंदा आर्मी पर्सनल के अलावा भी अक्यूज होता है तो उस पर वो अप्लाई करता है। सो इट इज नॉट अ स्पेशल कोर्ट इस तरह नहीं क्रिएट की, वो ऑलरेडी अंडर द आर्मी एक्ट। सही, तो पीपल्स पार्टी इस हद तक इसको सपोर्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। पिछले साल अप्रैल में अपनी हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर और सूबाई असम्बली को तहलील करके बड़ा सियासी जुआ खेला। मगर इमरान खान का इलेक्शन हासिल करने का मकसद दूर दूर तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, मगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने थे और ना ही हुए। बल्कि अब तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद अक्टूबर में आम इंतखाबात के इनेकाद पर भी सवालिया निशान लग गए हैं और इसीलिए अब इमरान खान अपने फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। वही इमरान खान जो पहले कहते थे कि वो किसी सूरत भी असेंबली वापस नहीं जाएंगे, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली वापस जाएंगे ताकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठा सकें। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाज़ें उठाएं, ख़ास तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीज़ें उठाएंगे और तो पार्लियामेंट का फ़ायदा कुछ नहीं। तैयार हैं जाने के लिए? मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊँगा, हमारी पार्टी जाएगी। यानी असेंबली से मुस्ताफी होकर इमरान खान ने न सिर्फ राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनने का मौका दिया, वो राजा रियाज जो खुद अगले इलेक्शन के लिए नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, बल्कि हुकूमत को इलेक्शन कवानीन में तरामीम के लिए साफ रास्ता भी दिया, नैब कवानीन में तरामीम के लिए खुली छूट दी, जबकि अपनी पसंद का चेयरमैन नैब लगाने का मौका भी इमरान खान ने ही फराम किया। लेकिन अब इमरान खान को यह एहसास हो रहा है कि वो असेंबली में जाएंगे तो पार्टी पर 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद होने वाले क्रैकडाउन के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। मगर इससे पहले इमरान खान इस बात पर डटे हुए थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस गई तो इस निजाम और इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेगी। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकले। क्यों वापस जाएंगे? हम जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इसकी इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे, किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। असेंबलियों के बाइकआउट के बाद इमरान खान ने फौरी इलेक्शन करवाने के लिए 2 बार सड़कों का भी रुख किया। पिछले साल मई में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा करके इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और मुल्क के अहम शहरों को जाम करने की कॉल दी, जिसके बाद 25 मई को पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद जिना एवेन्यू तक पहुंचे और फिर अपना लॉन्ग मार्च खत्म करते हुए हुकूमत को 6 दिन के अंदर असेंबलियां तोड़ने और इलेक्शन का ऐलान करने की डेडलाइन दी। मगर इसके बावजूद इमरान खान को इलेक्शन नहीं मिले और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत का यह दावा है कि वो 25 मई से पहले हुकूमत खत्म करने जा रहे थे,
लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करके जल्दबाजी की और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत खत्म करने का फैसला वापस लेना पड़ा। यानी हुकूमत का दावा अगर दुरुस्त है तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान की वजह से उन्हें इलेक्शन नहीं मिल सके। 25 मई के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान ने फौरी इलेक्शन के लिए सितंबर में एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी, मगर 3 नवंबर को वजीराबाद रैली में इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ और लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया। और फिर नवंबर के आखिर में इमरान खान रावलपिंडी पहुंचे और हुकूमत से फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत का यह कहना है कि इमरान खान ये मार्च इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि आर्मी चीफ की तैनाती में मदाखलत के लिए कर रहे थे। इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च बात की तरफ तो नहीं पहुंचा, लेकिन इमरान खान ने अपने खिताब में 26 नवंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान खान को यह उम्मीद थी कि हुकूमत आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर KPK और पंजाब में हर सूरत सूबाई इलेक्शन करवाएगी, जबकि उस वक्त के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही उससे पहले ही कह चुके थे कि बेशक असेंबलियां तोड़ दें लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं मिलेंगे। परवेज इलाही ने जिस खदशे का इजहार किया था आखिर में वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बार बार अहकामात और डेडलाइंस के बावजूद वफाकी हुकूमत ने कभी सिक्योरिटी को जवाब बनाया तो कभी IMF के प्रोग्राम और फंड्स की किल्लत की वजह बताकर इलेक्शन करवाने से माजूरी का इजहार किया, जिसकी वजह से हुकूमत और अदलिया में महाजराई और कशीदगी बढ़ती रही। मगर इसी दौरान इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव में भी इजाफा होता रहा। इमरान खान आर्मी चीफ और हसास इदारे के सीनियर अफसर का नाम लेकर उन्हें मसाइल का जिम्मेदार करार देते रहे और फिर 9 मई को इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जिस किस्म की हंगामा आराई हुई, जिस किस्म के अफसोसनाक मनाजिर देखे गए, हसास रियासती और सरकारी इमलाक को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद इलेक्शन का मामला अब बहुत पीछे रह गया है और तहरीक इंसाफ बैकफुट पर आ चुकी है। यानी इमरान खान ने इलेक्शन हासिल करने के लिए तमाम सियासी हरबे आजमाए, कौमी असम्बली का बाइकआउट किया, सूबाई असम्बलियां तहलील की, 2 बार एहतजाजन सड़कों पर आए, मगर वो मकसद उन्हें हासिल ना हो सका। जबकि 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कड़े इम्तिहान का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा जेलों में कैद है। मुतअद्दिद रहनुमाओं पर दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। रात की तारीकी में रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। किसी रहनुमा को एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई केस ना बचे तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक कि उन रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरफ से रियासती ताकत का जो हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, आइन और कानून और इंसानी हकूक से मावरा जो बेजा केसेस बनाए जा रहे हैं, इससे यह वाज़ेह हो गया है कि मामला अब कानून की अमलदारी और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना, पार्टी को तोड़ना और कमजोर करना है। और अहम बात यह है कि हुकूमती जमातों में इस वक्त ये बहस है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी लगानी है या नहीं, इमरान खान को सियासत से माइनस करना है या नहीं। लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार नून लीग पहली बार नहीं कर रही है। इस ख्वाहिश का इजहार नून लीग के रहनुमा 9 मई के वाकयात से पहले कर चुके हैं। मुल्क को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जो इंसान फितना और इंतशार को फरोग देता हो उसकी टीवी अपीयरेंसेस पे नहीं, उसकी सियासत पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और ताहयात लगनी चाहिए। इस मुल्क को एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, इस मुल्क को इंटरनल थ्रेट है। इमरान खान, तुम्हारी सियासत दफन होने वाली है इंशाल्लाह। तुम्हारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। तुम्हारा बहुत जल्द पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है। ये आदमी एक फितना है। ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। यानी हुकूमत और ख़ास तौर पे नून लीग की ये ख्वाहिश रही है कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाए, इमरान खान को क्रश किया जाए, उन्हें गिरफ्तार करके नाअहल करार दिया जाए। जबकि इमरान खान खुद भी ये दोहराते रहे हैं कि उनके नाम के आगे क्रॉस लगा दिया गया है। अहम बात यह कि आम हालात में तो शायद हुकूमती रहनुमाओं की यह ख्वाहिश पूरी होना आसान नहीं होता। मुल्क की एक मकबूल जमात को तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता, मगर 9 मई के जो वाकयात थे, जो अफसोसनाक वाकयात थे, उसके बाद हुकूमत की यह ख्वाहिश
के आगे जो रुकावटें थी अब ऐसा लगता है कि वो दूर हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त शदीद क्रैकडाउन का सामना है और इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम और तहम्मुल का मुजाहरा करे और सियासी कारकुनों और पुरअमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला खत्म करे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बयान में कहा है कि जो भी इंतशार में मुलविस हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने चाहिए और मुनसिफाना अमल के हक का एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन सियासी तनाज़ा में पुरअमन एहतजाज और मुनसिफाना अमल की बुनियादी ज़मानतें पामाल नहीं होनी चाहिए। अहम बात यह कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अब तक पंजाब, KPK और सिंध से कई रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, उस्मान तरकाई और अजमल वजीर समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं, जिस पर इमरान खान ने 2 रोज़ पहले ये कहा है कि जितने भी लोग इस वक्त पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन पर ज़्यादा दबाव है। हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज़्यादा अफसोस है, वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं, कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं। इमरान खान अब यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रहनुमाओं पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है और इस पूरी सूरत में एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि पिछले 10-12 साल से एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर खड़े रहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुकम्मल तौर पे रियासत के जेरे अताब आ चुकी है। अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पर पार्टी तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, मगर अलमिया यह है कि इमरान खान वो पहले या वाहिद लीडर नहीं है जिन्होंने इस किस्म का दावा किया हो और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली सियासी जमात है जिसे तोड़ने की कोशिश की गई हो। आज मुल्की सियासत में वही हो रहा है, वही वाकयात, वही मनाज़िर देखने में आ रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में पहले भी देखे जा चुके हैं और आज से 5 साल पहले भी देखे गए थे, जब नून लीग रियासत के जेर अताब थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी बेनिफिशरी थी। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेर अताब है और इत्तेहादी हुकूमत और खासतौर पर नून लीग उसकी बेनिफिशरी है। यानी यहाँ एक बार फिर तारीख से सीखने के बजाय तारीख को दोहराया जा रहा है। आज से 5 साल पहले इसी किस्म के दावे नवाज शरीफ करते थे। 2018 में इलेक्शन से कुछ माह पहले नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे। चौधरी निसार समेत कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। जुनूबी पंजाब से पूरा धड़ा नून लीग छोड़ चुका था। हनीफ अब्बासी, कमर इस्लाम, वलीग रहमान समेत मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुनान को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त नवाज शरीफ ने यह इल्जाम लगाया था कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2018 में नून लीग को जिन हालात और जिस इम्तिहान का सामना था, आज उससे बड़े इम्तिहान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है। उस वक्त नून लीग को 2018 के इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में बड़ा धचका तो लगा था, मगर पार्टी के अहम और सीनियर रहनुमा पार्टी से जुड़े रहे। नवाज शरीफ तो वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए थे, मगर शहबाज शरीफ मुतबादिल बनकर सामने आए थे। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा बहरान से किस तरह निकलने में कामयाब होती है। क्या इमरान खान इस बहरान में पावर पॉलिटिक्स में खुद को बरकरार रख सकेंगे या उससे माइनस हो जाएंगे? हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद दबाव में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाई साहब ने। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, पिछले 1 साल में इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो सियासी हरबे इस्तेमाल कर सकते थे इलेक्शंस के लिए वो किए, चाहे नेशनल असम्बली से इस्तीफा देना हो, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना हो, 2 मरतबा सड़कों पर निकल के एहतजाज किया, लेकिन इलेक्शन हासिल नहीं कर सके। और अब ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद यहाँ से कैसे वे फॉरवर्ड क्या होगा तहरीक इंसाफ का? क्या वही आपको नजर आ रहा है जो कि 2018 में नून लीग के साथ हुआ कि पार्टी में लोग निकलने लगे और आखिर में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके? देखें जी, खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं यू टर्न का माहिर हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वाकई उन्हें यू टर्न लेने की ज़रूरत है। अपनी पॉलिसी को देखें, उनके पास पॉपुलैरिटी है, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी के जो कि एक्सेप्टेबल ना हो रियासत को और रियासत के अदारों को। ऐसी पॉपुलैरिटी हम देख सके हैं कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने 11 साल इक़्तिदार नहीं दिया, बावजूद इसके कि वो सबसे पॉपुलर थे। और मोहतरमा बेन को जब इक़्तिदार दिया तो 3 फेडरल मिनिस्टर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने शामिल कराए।
नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार मिला तो वो इस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ कर आए, और इमरान खान भी 2018 में हमारे सामने है जैसे कैसे आए, कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बनी बनाई गेम, हत्ता के जो उनके MNA के टिकट थे वो भी उन्होंने फाइनल किए। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और ख़ान साहब से ज़्यादा इस हकीकत को कोई नहीं जानता। कोई नज़रियाती इख्तलाफ भी इनका उनसे नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी और चीज़ पे इतफाक़ नहीं है, इंडिया पॉलिसी पे इख्तलाफ नहीं है। तो ख़ान साहब को फ़ौज के साथ जिस तरह पहले मामलात थे उस तरह करने चाहिए। इसके लिए CBMs करने चाहिए, और दोबारा से ये जो वो ख़ास कर उनके नाम लेते रहे हैं फ़ौज के और लोगों को इंसाइट करते रहे हैं, इस पॉलिसी से इनराफ़ की ज़रूरत है। ये दोबारा फ़ौज के दोस्त बने जैसे पहले थे, और इनकी तो सारी फॉलोइंग ही प्रो आर्मी है। आप देखें कि इनकी सारी फॉलोइंग, ये दोस्त बनना दोबारा क्या आसान होगा? क्योंकि जो अब CBMs की आप बात कर रहे हैं, एक बात अब मुसलसल इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, कल भी उन्होंने ये बात की कि आर्मी चीफ को शायद ये खतरा है कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं उनको हटा दूंगा, उनसे इस्तीफा ले लूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं अगर पावर में आ गया तो लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको नहीं हटाऊंगा। इसको आप CBM कहेंगे, या कहीं ना कहीं ये बात उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है? नहीं, ये अब तो ये लेट है बात। इससे पहले वो उनका नाम ले चुके, सारा कुछ बंदों को जिम्मेदार करार दे चुके, ये तक कह चुके कि फ़ौज के अफसर हैं मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, उनका नाम ले चुके हैं। तो मामला उससे अब बहुत आगे जा चुका है। इन्हें वाकई ही सिद्ध के दिल से ये 9 मई के वाक़यात से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। वो नहीं किया उन्होंने मजम्मत नहीं की। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला नहीं है, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनसे मजम्मत करनी चाहिए ताकि बाकी पार्टी बचा ले। ये चंद लोगों के लिए अपनी सारी पार्टी की कुर्बानी देना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये तो बिल्कुल इक़्तिदार के लिए तैयार थे लोग, इसलिए इनके पास गए थे कि इक़्तिदार इनके पास आने वाला है। तो ये इक़्तिदार की बजाय जब जेल में जाना पड़ेगा तो ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और पॉपुलर पार्टियां जो हैं ये कोई मिलिटेंट पार्टियां नहीं होती, इसमें चंद लोग होते हैं मिलिटेंट, वो पकड़े जाएंगे, और बाकी जो पॉपुलर पार्टी है वो मिलिटेंसी दिखा नहीं सकती। वो तो बेचारे आम लोग होते हैं, उनको वो कैसे मिलिटेंसी करेंगे, वो कैसे जेलें भुगतेंगे। तो खान साहब रिव्यू करें बड़ा सीरियसली। अच्छा, फिर इनकी जो सारी लीडरशिप है वो भी सारी प्रो आर्मी है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो है नहीं। तो इनकी पार्टी की लीडरशिप पे भी क्रैक आ जाएगा अगर ये डेडलॉक चलता रहा। तो इसलिए इन्हें रिव्यू करना होगा, अपनी पॉलिसियों को देखना होगा। और आप देखें नून जो है चौथी दफ़ा फौज से सुलह करके इक़्तिदार में आ गई है। 3 दफ़ा इनकी लड़ाई हुई है और तीनों दफ़ा सुलह की, चौथी दफ़ा इक़्तिदार में इस वक्त बैठे हुए हैं। जरदारी साहब जो हैं वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी को लीड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को। उन्होंने जब से वो तमाम इक़्तिदार संभाली अपनी पार्टी की, उस वक़्त से सिंध में उनकी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात है तो चली आ रही हैं। अब वफाक में भी उनको हिस्सा मिल गया है। तो देखें पाकिस्तान के ये हकायक हैं, इन हकायक से रूगर्दानी नहीं हो सकती। पॉपुलिज्म अच्छी चीज़ है, पॉपुलिज्म से तीसरी दुनिया में काम नहीं चलता, इसमें साथ साथ आपकी कबूलियत भी होनी चाहिए। सोहेल साहब, अब एक बात हुकूमत ये कहती रही कि नवंबर में जो एहतजाज किया इमरान खान ने, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा किया, वो सिर्फ इलेक्शन की तारीख के लिए नहीं था, वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोकना था। और ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो आर्मी चीफ बने, इसलिए क्योंकि इमरान खान ने उनको हटाया था बतौर DG ISI। और आज आपसे कुछ देर पहले इमरान खान ने ये ट्वीट किया है कि टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है जिसमें जो बात की गई, इमरान खान कह रहे हैं कि वो गलत है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DG ISI नहीं हटाया था। इस वजह से नहीं हटाया था कि उन्होंने मेरे खिलाफ या मेरी वाइफ के खिलाफ करप्शन के शवाहिद दिखाए थे। तो क्या इसकी हकीकत है, एक्चुअली क्या वजह बनी थी फिर हटाने की, अगर वो कह रहे हैं कि करप्शन के शवाहिद दिखाना उसमें नहीं था? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई अब तो ढकी छुपी बात नहीं है कि ये सबको पता है कि 2 वजूहात हुई थी। एक ईरान का दौरा हुआ था और दूसरी वजह ये हुई थी कि वहाँ पे किसी ईरान के दौरे के दौरान कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की बात थी जो जनरल आसिम ने नहीं मानी। और दूसरी बात ये थी कि जो इमरान खान की एहलिया हैं और उनका जो ख़ानदान है उसकी करप्शन के चीज़ें जो हैं वो ख़ुद इमरान खान को उन्होंने दिखाई थी, जनरल आसिम मुनीर ने। तो ये ज़ुबान ज़द आम है, ना सिर्फ ज़ुबान ज़द आम है बल्कि बड़े अहम सोर्सेज ने भी हमें यही इतला दी है कि यही बात थी। और फिर उस दिन से जब से जनरल आसिम मुनीर को हटाया है, हमें मुसलसल ये पता चलता रहा
कि भाई इमरान खान नहीं चाहते कि आसम मुनीर आए, और आसम मुनीर साहब जी की डट कर मुखालफत की गई और वाज़ेह इंडिकेशन थी कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। ये तो फिर नून की हुकूमत आ गई, PDM की हुकूमत आ गई और जनरल आसम मुनीर की किस्मत जाग गई और उनको मौका मिल गया, वगरना इमरान खान होते तो कभी भी आसम मुनीर को आर्मी चीफ ना लगाते। और क्योंकि वो सूल पसंद है और उन्होंने इनकी करप्शन के, इनकी फैमिली की करप्शन के किस्से इनके सामने ही रख दिए थे। तो ये तो सच है। अब खान साहब बेशक इनकार करें लेकिन तारीख को तो जुटलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब तजुर्बेकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।